नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एसएससी जीडी के लिए संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसमें लगभग लगभग हर विषय बहुत ही संयोजित तरीके से आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं और यकीन के साथ पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो मेहनत है, ये जो लगन है संस्था की तरफ से और जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं नए साल में जरूर रंग लाएगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग अगर अभी नहीं जुड़े हुए, जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हुए संस्था में, वह ऑफलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं। आजकल का जमाना तो दोनों है, ऑनलाइन तरीका भी ऑफलाइन तरीका भी है। लेकिन यदि आप घर से बाहर हैं, शहर में रह रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर आप ऑनलाइन पर निर्भर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि किताब का लगभग हम 20% ही पढ़ पा रहे हैं। यदि दोस्तों ऑफलाइन तरीके से जुड़ते हैं तो हमें वहां मौका मिलता है कि जो चीजें हमें नहीं दिक्कत में आ रही हैं, उन सभी चीजों को आप बहुत ही शानदार तरीके से पूछ भी सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन तरीका क्या होता है दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ते हैं तो जो चीज आपके सामने परोसा जाता है उतनी ही चीजें आप सभी लोग ध्यान दे पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप प्रयागराज शहर में हैं तो जरूर आप विजिट करिए। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे संस्था के द्वारा दोस्तों एसआई के लिए, पुलिस के लिए भी बैच स्टार्ट किया जा रहा है और इसकी डेट 6 तारीख से है। आप देखेंगे 6 तारीख से है। तो जो भी साथी शहर में आकर रहते हैं वो सभी लोग प्रयागराज में स्थित मिशन इंस्टीट्यूट पर जो है डेमो क्लास ले सकते हैं। लगभग 3 दिन का डेमो क्लास है और डेमो क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी क्लासेस आपके सामने रन करेंगी, कौन कौन से शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जरूर आप सभी लोग जो है इसमें विजिट करिए और कल ढेर सारे लोग, जितने भी हमारे साथियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करें। 3 दिनों तक डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। वो डेमो क्लासेस हैं, आप सभी लोग उसके माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे भूगोल का जो है भारत के वनों के विषय में आज हम लोग देखेंगे। भारत के वनों के विषय में दोस्तों हम लोग समान रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वह पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का आवरण हो आवश्यक है, यह आप सभी लोगों को बताना। तो देखिए यहां पर आपको समझना है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है, याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसको अगर हम कहें तो 1900, याद रखिएगा दोस्तों, 1988 की बातचीत करें, है ना। तो इस पॉलिसी के अनुसार हमारे देश में कम से कम वनों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? क्या 23% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, या फिर आप देखेंगे दोस्तों, या फिर आप देखेंगे इसमें 23%, 25%, 33% या फिर 40%। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में दोस्तों लगभग आप देखेंगे 80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर वन ही वन है। ठीक है, वन ही वन है जो दोस्तों। और हमारे देश में इन वनों का जो परसेंटेज है लगभग 24% है, लगभग 24% है। ये विश्व के कुल वनों का मात्र 2% है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान देना है। ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60 से 65% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार होना चाहिए। और अगर हम समान रूप से मैदान की बातचीत करें तो मैदान में 20 से 25% वनों का विस्तार होना चाहिए। ये तो मतलब एक बात रही, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम देश में कितने प्रतिशत वनों का आवरण होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, 24% जो है सामान्य यहाँ पर है और यहाँ पर उत्तर सही होना चाहिए 33%। सी ऑप्शन को यहाँ पर लगाना है कि इतना भारत विशाल काय देश है जो इसका लगभग क्षेत्रफल
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और कम से कम इस इतने बड़े क्षेत्रफल में हमें 33% तो वन रखने ही पड़ेंगे, जिसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है दोस्तों, इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। इसमें भी देखिए अभी हम कम से कम 10% पीछे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं और प्रयास करना होगा और तमाम योजनाएं चलानी पड़ेंगी, वनों के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो जवाब है सी ऑप्शन है। लेकिन इस समय हमारे देश में कितना प्रतिशत है, तो 24% के आसपास है। 24% के आसपास, इसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताएंगे दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करती है, उसमें जो है कहीं ना कहीं बदलाव कर सकती है। तो आप सभी लोग बताइए घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1970 में, 1981 में, या फिर 1988 में, या फिर 1991 में? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, क्योंकि पहले प्रश्न में मैं समान रूप से विश्लेषण किया था कि हमारे देश के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वह 1988 ईस्वी में, नई फॉरेस्ट पॉलिसी की मैं बातचीत कर रहा हूं, 1988 ईस्वी में, याद रखिए 1988 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और इसके अनुसार हमारे देश में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन आज की स्थिति यह है दोस्तों कि लगभग 80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर ही 80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर ही आप देखेंगे दोस्तों इन वनों का विस्तार है। और ये वन पूरे विश्व के कुल परसेंट का मात्र 2% है। ठीक है। और भारत की बातचीत करें तो लगभग ये दोस्तों 24% हिस्सेदारी अभी कर पा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे ये जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है इसको और हमें सुदृढ़ बनाना पड़ेगा और इसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम इस जादुई आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो 24% हमारे देश में वन पाए जाते, ये बात सही है। तो 1988 दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, इसको सभी लोग सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब हुआ 1988। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? क्या नई दिल्ली में है दोस्तों, देहरादून में है, या फिर नागपुर में है, या फिर भोपाल में है? दोस्तों ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर विकल्प मिल रहे हैं, लगता है कि ये सभी सही, ऐसा लग रहा है ना कि सभी सही है। कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं से इनका मामला भी बना रहता है कि किसी न किसी से कि ये हेडक्वार्टर होते हैं। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, याद रखिएगा इस शब्द को, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप देखेंगे दोस्तों नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और भोपाल दिया हुआ है। इसका सही जवाब आपको देना है देहरादून। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है देहरादून है। प्रति वर्ष आप देखेंगे 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करता है, प्रति 2 वर्ष में जो है जंगलों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों सर्वेक्षण का काम चूंकि इसी का होता है, तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विभाजन से पूर्व की अगर हम लोग बातचीत करें, उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व से बातचीत करें, तो ये हमारा जो देहरादून है ये उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। लेकिन जब विभाजन हो गया तो ये उत्तराखंड में पहुंच गया और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी के रूप में भी है। तो ठीक है ना, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है चीजों को आपको इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के विषय में थोड़ा सा हम आपके इसमें चर्चा और करना चाहेंगे। उत्तराखंड हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है दोस्तों, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वह वनों के प्रति इतने जागरूक है कि समय समय पर वनों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अगर आप लोग नाम सुने सर सुंदरलाल बहुगुणा जी का, सर सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सुने, सुंदरलाल बहुगुणा,
इनका पूरा नाम है सर सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वृक्षों के संरक्षण के लिए चंडी प्रसाद, देखिए एक और नाम आ रहा है चंडी प्रसाद जी के साथ मिलकर के एक आंदोलन शुरू किया। और वो आंदोलन था दोस्तों वृक्षों के संरक्षण के लिए, बचाने के लिए। आंदोलन का नाम था दोस्तों चिपको आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों? चिपको आंदोलन। तो अगर प्रश्न आ जाए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो आप सभी लोग देखेंगे ऑप्शन में ये दो व्यक्तियों में से किसी न किसी एक का नाम तो रहेगा ही रहेगा। या तो सर सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम रहेगा, या तो फिर चंडी प्रसाद जी का नाम रहेगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वह सर सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं या फिर चंडी प्रसाद जी हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्य को, इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए दोस्तों भारत के लोग इन्हें ट्री मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री मैन कहते हैं, याद रखिएगा, ट्री मैन के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार देखिए साउथ, अगर ये नॉर्थ इंडिया की बातचीत हो गई, साउथ इंडिया की अगर बातचीत करें, साउथ इंडिया में देखिए ये पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट है हमेशा से दोस्तों ये जैव मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर वनों का विस्तार भी ज्यादा है। ठीक है, वनों का विस्तार भी ज्यादा है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है उष्णकटिबंधीय घने वनों को या फिर सदाबहार वनों को शोला वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शोला वन कहा जाता है। तो इन वनों के संरक्षण के लिए बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा जी की तरह ही पांडुरंग हेगड़े, क्या नाम था दोस्तों? श्री पांडुरंग हेगड़े, इनका नाम था श्री पांडुरंग हेगड़े के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे आपिक्को आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपिक्को आंदोलन कहा जाता है। तो आपिक्को आंदोलन के प्रणेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े साहब है। और आप देखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन से हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी, याद रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी उत्तराखंड की धरती से संबंधित हैं। और पांडुरंग हेगड़े जी की अगर बातचीत करें तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले सदाबहार घने वनों को शोला वन कहा जाता है। और इन वनों के संरक्षण के लिए पांडुरंग हेगड़े के द्वारा आपिक्को आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए वनों से ही संबंधित हैं। इसी प्रकार देखिए और हम जो है कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के नाम लेना चाहेंगे। एक है श्री कल्याण सिंह रावत, इनका नाम है श्री कल्याण सिंह रावत। ये देखिए नाम है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्री कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में चमोली जिला में, याद रखिएगा चमोली जिला है, चमोली जिला में ग्वादलम एक गांव का नाम है, ग्वादलम। ठीक है, इस ग्वादलम गांव में एक विद्यालय है ना, उसमें जो है ये प्रवक्ता थे। ठीक है, प्रवक्ता थे दोस्तों, अर्थात शिक्षक थे। और इन्होंने वहां की लड़कियों की मदद से दोस्तों, कन्याओं की मदद से एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था मैती आंदोलन। मैती आंदोलन था दोस्तों। मैती आंदोलन का मतलब होता है माँ का मायका होता है। इस आंदोलन में देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्वादलम गांव के लड़कियों के सहयोग से, महिलाओं के सहयोग से उन्होंने एक अभियान चलाया। वो अभियान कुछ बड़ा ही हास्यास्पद है। इस अभियान में यह था कि कुंवारी जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन कन्याओं की जब शादी होगी तो जो ससुराल पक्ष के लोग होंगे, जो मतलब बारात आएंगे, वो एक रस्म होती है वहां पर। उस रस्म में जो है पेड़ों को लगाने का काम उन्होंने सौंपा उनको कि भाई अगर आपकी शादी होगी तो आप कहिए बारातियों से कि आप पेड़ लगाइए ढेर सारे, और उसकी जो ब्याड़ है, उसका जो नर्सरी है, आप तब तक तैयार रखिए। तो देखिए इतना महत्वपूर्ण ये जो है कहीं ना कहीं अभियान रहा कि ये अभियान उत्तराखंड में दोस्तों बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी विरोध के, ये हमारे कल्याण सिंह रावत जी ने शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कनाडा की एक प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम था फ्लोरेंस। वो ग्वादलम गांव की लड़कियों से विशेष रूप से मिलने आई थी क्योंकि उनके देशों में बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जाता है। वहां के जो लकड़हारे होते हैं, लंबर जैक होते हैं,
वो वृक्षों को बहुत ज्यादा काटते हैं। तो कल्याण सिंह रावत का देखिए संबंध किससे है, तो वह हो गया दोस्तों मैती आंदोलन से संबंधित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए विश्नोई आंदोलन का नाम सुने होंगे। विश्नोई आंदोलन खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए राजस्थान की धरती में जो है दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया, आंदोलन चलाया। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा रक्त रंजित जो है अभियान रहा। तो कुल मिला के चीजों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको देहरादून आप सभी लोगों को बताना है। ये देहरादून के द्वारा जो है सर्वेक्षण किया जाता है और प्रति 2 वर्ष में, याद रखिएगा, प्रति 2 वर्ष में इसकी जो है सूचना या रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान, अभी आपने देखा कि वन सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है और अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो देखिए दिल्ली दिया है, भोपाल दिया है, देहरादून दिया, लखनऊ दिया, तो इसमें भी आप लोगों को देहरादून ही लगाना है, इसमें भी आप लोगों को देहरादून ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप सभी लोग बताएं कहां पर स्थित है। क्या भोपाल में है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया है भोपाल, नागपुर, देहरादून और जोधपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान भारत के महाराष्ट्र में नागपुर में स्थित है। याद रखिए दोस्तों नागपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन 5वें प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नीरी कहां पर स्थित है। तो देखिए इसमें एक शब्द और अब जोड़ दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसमें एक शब्द और देखिए आजकल जोड़ा गया है, अभियांत्रिकी अर्थात नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो है रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट के नाम से। तो कौन सा इसमें सही होगा, आप सभी लोग नागपुर को बताएंगे। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। तो इसलिए चीजों को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जिसमें लिखा रहे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो कहां पर है, नागपुर, इसका सही जवाब आपको बताना। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन रहे हैं। क्या महात्मा गांधी रहे हैं, विनोबा भावे रहे हैं, के.एम. मुंशी रहे हैं या फिर अपने जवाहरलाल नेहरू साहब रहे। सोचिए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन हैं, बताइए। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता दूं कि के.एम. मुंशी 1950 ईस्वी में भारत सरकार के विशेष मंत्रालय को संभाल रहे थे और उन्हीं के अंतर्गत आता था वन क्षेत्र, है ना, यानी जो वन विभाग था वो कहीं ना कहीं इन्हीं के क्षेत्र में आता था और उन्होंने ही वन महोत्सव अर्थात लोगों में वनों के प्रति जागरूकता, वनों का संरक्षण अर्थात वनों का बचाव के लिए दोस्तों उन्होंने वन महोत्सव जैसे पर्व की शुरुआत की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6वें का सी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। के.एम. मुंशी भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्रालय संभाल चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा महात्मा गांधी के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, महात्मा गांधी जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, इनका तो जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, विनोबा भावे साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताएं दोस्तों, रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। क्या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। देखिए आ गया ना, देखिए नागपुर, अभी अभी हम आपको बता रहे थे, यही क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, तो नागपुर देखिए सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। देखिए वैसे भी जोधपुर साइड में थोड़ा सा शुष्कता पाई जाती है, एरिड टाइप की जमीन है, शुष्क जमीन है। तो देखिए पहले आप यहां से चारों चीजों को समझ लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान मैंने अभी आपको बताया देहरादून, चलिए सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ये भी देखिए देहरादून में। ये दोनों प्रश्न ऊपर आ चुके हैं, अगर आप गौर करें तो ये दोनों प्रश्न ऊपर आ चुके हैं कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ये दोनों को याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर है और केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर है।
अब देखिए भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सीधी सी बात है, सर्वेक्षण विभाग जारी करेगा। कौन जारी करेगा दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, अर्थात बी ऑप्शन को सही करना है। और ये अपना जो है देखिए हर 2 वर्ष में जो है इस प्रकार का जो है रिपोर्ट जारी करता है, इसको भी आपको समझना है। इसके अनुसार देखिए ये कहीं ना कहीं 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी से संबंधित ही रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत जैसे देश में जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, कम से कम इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश में 33% भाग में 33% क्षेत्र में वनों का विस्तार होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अभी कितना है? 24% ही है। तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना होगा ना, जब बढ़ाना होगा तो आपका जो है 33% पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आप देखेंगे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए इसका नाम ही है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, के द्वारा कितने वर्ष के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? क्या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? दोस्तों सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पहले प्रश्न से लेकर और ये आपके सामने 8वां प्रश्न चल रहा है, वहां से लेकर यहां तक अगर आप समझने का प्रयास करें तो मैंने कई बार आपको बताया इसमें 2 वर्ष आप सभी लोग को शामिल करना है। देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी किया जाता है। और हर बार ये कहा जाता है कि भारत जैसे देश के लिए लगभग 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 33% वन होने चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और अगर हम यहां से एक और रिपोर्ट देखें, अगर यहां से हम एक और रिपोर्ट देखें दोस्तों, तो हमारे देश में मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा हो गया। ये ऐसे राज्य, देखिए 4 राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा। ये ऐसे राज्य हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा वन पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश तो दोस्तों वनों का क्षेत्र कहा जाता है, वनों का राज्य कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसको भी आप लोगों को याद रखना, क्योंकि यहां से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोगों को करना। वैसे भी बहुत आसानी क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक जंगल या वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे कम वन कहां पर है, भारत में सबसे कम वन कहां पर है, तो हरियाणा का नाम दोस्तों याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है दोस्तों? क्या वन साफ करने की प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, पेड़ काटने की, या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की? देखिए वन रोपण का मतलब क्या होता है? रोपना। रोपण का मतलब होता है लगाना, सैपलिंग करना, है ना, यही तो मतलब होता है। तो वन रोपण प्रक्रिया क्या है? अगर वन साफ करने की बातचीत होगी तो वन साफ का मतलब 2 तरीका हो सकता है, यानी वनों के अंदर जो गंदगी उसको साफ किया जाए, ये तो बात हो नहीं रही, है ना, यानी ये बात हो गई। दूसरी है पेड़ लगाने की, और पेड़ लगाने की प्रक्रिया। तो वनारोपण का मतलब ये है कि भाई बी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए, पेड़ काटने की अर्थात डिफोरेस्टेशन करने की तो कोई प्रक्रिया इसमें हो नहीं सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर आप लोगों को ध्यान देना है, वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। दोस्तों हमारे देश में पेड़ों के लगाने के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए बहुत से अभियान चले दोस्तों, बहुत से अभियान चले, जिसमें आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना दोस्तों, चिपको आंदोलन का नाम सुने हैं दोस्तों। इसी प्रकार से बिश्नोई आंदोलन का नाम सुने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपिको आंदोलन दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा।
नर्मदा के आसपास जो जंगली क्षेत्र है उसके बचाने के लिए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों। इसी प्रकार देखिए वन महोत्सव अभियान, वन महोत्सव अभियान दोस्तों। इसके अलावा आपिको आंदोलन तो हो ही गया, है ना। मैती आंदोलन का नाम सुने होंगे, मैती आंदोलन का नाम सुने होंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ही तो ये मूवमेंट चल रहे हैं सब। चिपको आंदोलन, अगर आपसे पूछा जाए कि इन आंदोलनों या अभियानों से संबंधित कौन से प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, तो इसका जवाब आपके पास क्या है दोस्तों, बता सकते हो? सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्या चिपको आंदोलन के लिए, चिपको आंदोलन के लिए सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुगुणा साहब थे। पूरा नाम है सर सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इन्हें भारत का ट्री मैन कहा जाता है। बिश्नोई आंदोलन से संबंधित देखिए कौन थी, अमृता कौर। अमृता कौर का नाम सुने होंगे दोस्तों, ठीक है। खिजरी वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है। आपिको आंदोलन के लिए देखिए आत्माराम पांडुरंग हेगड़े, पूरा नाम है आत्माराम पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाबा आमटे हो गए, या प्रमुख जो नाम है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मेधा पाटकर जी का, मेधा पाटकर जी का नाम आप पढ़े होंगे। वन महोत्सव के लिए देखिए के एम मुंशी साहब का नाम याद रखिएगा। और मैती आंदोलन के लिए कल्याण सिंह रावत, ये शब्दों को आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें से ट्री मैन किन्हें कहा जाता है, ट्री मैन सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाएगा, ट्री मैन कहा जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। देखिए जो सर्वे है ये थोड़ा पुराना है, मैं आपको बताया हूं पहली बार कि लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर यानी 80,000 स्क्वायर किलोमीटर पर इस समय हमारे देश में वन है। और ये वन कितने परसेंट है, 24%, याद रखिएगा 24% के आसपास। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन तो कहीं मिल नहीं रहा है, 67 दिया है, 67 ये दिया है, 78 है और 79 दिया हुआ। तो आप इसमें से क्या करिए कि एक ऑप्शन और जोड़िए, इसमें लिखिए 80,000 की वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो फिलहाल इसका ये जवाब हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको लगाइए, ज्यादा से ज्यादा कोई लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बार बार मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। 80,000 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। ये पूरे विश्व के कुल वनों का, याद रखिएगा, संपूर्ण विश्व के कुल वनों का कितना परसेंट है, मात्र 2%। इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार हमारे देश में वनों का जो विस्तार होना चाहिए, देश में वनों का जो विस्तार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 33% आप लोगों को याद रखना, होना कितना चाहिए, 33%। अब है कितना, देखिए 80,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भी कितना है, लगभग 24% के आसपास है। कितना है दोस्तों, लगभग 24% के आसपास है। और देखिए 1988 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहता है कि जो पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगभग 67% यानी 60 से 67% के आसपास वन होने चाहिए। मैदान की बातचीत अगर करें दोस्तों, तो 20 से 25% वन होने चाहिए। लेकिन देश की जब बातचीत हो कि पूरे देश में वनों का विस्तार कितना होना चाहिए,
तो लगभग 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 33% होना चाहिए। इस बात को आपको समझ है कितना? 24। ये क्वेश्चन का जो कहीं ना कहीं विश्लेषण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, इसी चीज को याद रखना है। अब देहरादून में स्थित राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, संस्थान के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में कहीं ना कहीं वन की रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी वन की रिपोर्ट जारी की जाती है। इसको भी आप लोगों को समझना है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप बता सकते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? क्या 21% है, 23% है, या फिर 23.81 है, या फिर 24% है? तो देखिए सब कुछ आप भूलिए, 24% को सभी लोग सही करिए। डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है, इसका जवाब होगा। ठीक है कितना? 24%। होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। क्लियर है ना? आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? ठीक है, अभी तक देखिए कौन सा क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है, हाँ ठीक है, इसमें 24%। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी सीधा सीधा थोड़ा सा इसको और कम कर दिया है। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? इसमें 20 लिखा है कितना? है कितना? 21 है, 23 है। इसमें ज्यादा वाले को शामिल करिए। हालांकि जो है अब एक नया इसमें बना चाहिए, 24% इसमें बना होना चाहिए। ठीक है, 24% इसमें होना चाहिए। ठीक है, आवरण है होना कितना चाहिए दोस्तों? 33%। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी हिमालय संस्थान, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। देखिए पश्चिमी हिमालय की जब बातचीत करते हैं तो वहां के जो समान रूप से संसाधन होते हैं वो किस प्रकार के संसाधन? पश्चिमी हिमालय का मतलब समझिए, ये भैया भारत का मानचित्र हो गया। भारत के मानचित्र के हिसाब से अगर आप देखें, भारत के मानचित्र के हिसाब से अगर इसको देखें तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपको दिख रहा है, ये हिमालय हो गया। यहां से शुरुआत होता कुछ इस प्रकार से हिमालय जाता। ठीक है, ये इस प्रकार से हिमालय। तो अब हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र होगा तो वो तो ये होगा, है ना? पूर्वी क्षेत्र किधर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, सिक्किम में होगा, असम में होगा, मणिपुर में होगा, मिजोरम में होगा, इन राज्यों में होगा। तो ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय, देखिए पश्चिमी हिमालय की बातचीत की जा रही है, अर्थात पाकिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये कैसा हिमालय? पश्चिमी हिमालय। तो क्या पश्चिमी हिमालय? वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। अरे वनों का टॉपिक चल रहा है, वन ही होने चाहिए भाई। पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में कितने घने वन हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में जो है जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, जंगल ही जंगल तो मिलते हैं। इसलिए पश्चिमी हिमालय प्रदेश का जो प्रमुख विशेषता है वो वन संसाधन है। क्या है दोस्तों? वन संसाधन है। इसको आप लोगों को नोट करना है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए अब ये तो सरल क्वेश्चन हो गया। अगर इतने कठिन प्रश्नों को आप लोगों ने विश्लेषण सुना होगा, व्याख्या सुनी होगी, तो अब कहीं ना कहीं यहां से अब आपको कुछ सरल ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। ध्यान दीजिएगा, जब ये पूछे कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र के लिए जो है दोस्तों हमें एमपी को नहीं भूलना है, एमपी को नहीं भूलना है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को नहीं भूलना है, छत्तीसगढ़ को नहीं भूलना है और उड़ीसा को नहीं भूलना है। ठीक है, 4 राज्यों से काम चल जाएगा। इसके बाद अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र को शामिल करिए। इन राज्यों को तो भूलना ही भूलना नहीं है, खास तौर पे मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश को सही करेंगे। हाँ, प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा हमारे देश में कहाँ जंगल पाए जाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आपको डी ऑप्शन पे विचार करना होगा। अच्छा, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा को याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा को याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या? कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है?
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। पहला ऑप्शन ये है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं कि अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, क्यों भाई, यही तो हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो बी ऑप्शन को सभी लोग लगाइए। अगर मान लीजिए बड़े से छोटे से बड़े की ओर चले, छोटे से बड़े की ओर, तो छत्तीसगढ़ है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश होगा, है ना। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया और उड़ीसा दिया। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं पर मध्य प्रदेश तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लिए देखिए दूसरा कूट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ तीसरा हो गया। इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं चौथा हो गया, उड़ीसा हो गया। बचा कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ही इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को सभी लोग ध्यान दीजिए, है ना। अवरोही क्रम में कह रहा है, अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए मैं फिर से कह दूं, इसमें मध्य प्रदेश नहीं दिया। अगर मध्य प्रदेश दिया होता तो फिर शुरुआत वहां से होती। अब चूंकि नहीं है तो फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, है ना। अब इसके बाद तो कुछ दिया नहीं है, तो आंध्र प्रदेश को सभी लोग सही करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से, यानी 4 राज्य आपके सामने दिए हैं, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे कम भाग पर कौन सा हो सकता है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है, पंजाब दिया है और हरियाणा दिया। दोस्तों सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17वें का सही जवाब क्या हो सकता है। तो 17वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, अर्थात वह राज्य हरियाणा। कौन सा राज्य दोस्तों, हरियाणा को सभी लोगों को सही करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पर। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है। उच्चतम क्षेत्र दोस्तों अंडमान निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इसमें सही जवाब कौन सा होगा, इसको लेकर थोड़ा सा उफापोह तो है ही है। इसमें दोनों तरह के राज्य दिए, राज्यों और केंद्र शासित। उच्चतम प्रतिशत का देखिए बातचीत किया है, तो जब प्रतिशत की बातचीत करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप इसमें ए ऑप्शन को सही करें। ठीक है, मिजोरम तो दिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, याद रखिए दोस्तों, एक दो शब्द है इसमें, एक है इकोलॉजी, एक है इकोलॉजी शब्द है, और दूसरा जो शब्द है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोलॉजी हो गया और इसके बाद इकोसिस्टम। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकीय और इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र। ठीक है, देखिए इन दोनों शब्दों को आपको पहले थोड़ा समझना है। इकोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल महोदय साहब ने किया। अर्नेस्ट हैकल, क्या नाम है दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था, परिभाषित किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या कहें दोस्तों, फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें कहें, तो फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल महोदय साहब को कहें। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि 1869 ईस्वी में इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। इकोसिस्टम देखिए शब्द है, इकोसिस्टम शब्द को परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था एजी टांसले। एजी टांसले महोदय साहब थे, इन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है, फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोनों शब्दों के विषय में, इनको याद रखिएगा। अब इसमें है कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए
पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनों का आवरण कितना होना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। दोस्तों जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्जाम, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम अगर हम कहें कि पास होने की अनिवार्यता कितनी होनी चाहिए, पास होने की अनिवार्यता कितनी होनी चाहिए, अर्थात ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट वो इतिहास विषय मान लीजिए उसका है, अब इतिहास विषय है, उसको कम से कम देखिए उसको पास होने की जो जरूरत है वो कितना है, मान लीजिए कि 34% रख लीजिए या 33% ही रख लीजिए। तो 33% मतलब आप समझ सकते हैं ना कि उसको हम पुअर स्टूडेंट के रूप में देखेंगे। हम कह सकते हैं कि ये एक हिस्ट्री का एक पुअर स्टूडेंट है, मतलब बहुत कम जानकार है हिस्ट्री का। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे देश में इतना बड़ा क्षेत्रफल है और 33% वनों के बातचीत हो रही आवरण की, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बहुत ज्यादा वनों का ही विस्तार कर रहे हैं, है ना। अब इसमें भी आपको समझना है कि 33% तो कम से कम पाने ही होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 33% तो पाना ही पाना है। अब मान लीजिए 50% हो गया, तो देखिए 33% में तो बहुत पुअर, आप द पुअरेस्ट लिखेंगे। इसके बाद पुअर का मतलब गरीब ना समझिएगा, पुअर का मतलब यह है कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं। जब पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ना कहीं नंबर कम आ गए, है ना। अब 50% को आप सभी लोग जानते हैं समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, इसको भी आप समझिए। अब कहीं ना कहीं अगर ये 75 एबव है तब कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा। इसी तरह प्यारे साथियों, हमारे देश का जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 की, वो कहता है कि कम से कम भैया देश के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए कम से कम तो 33% वनों का आवरण करिए ही, यानी रखना ही चाहिए। सोचिए कम से कम क्यों बातचीत कर रहा है, कितना परसेंट? 33%। इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे इतने बड़े देश में जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है, क्या हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा जनसंख्या को सिर्फ 33% वन मैनेज कर पाएंगे? नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि संपूर्ण भूमि का कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। किसी महान विद्वान ने कहा है कि भारत जैसे देश की बातचीत करी किया है उन्होंने कि भारत में तीन, याद रखिए, तीन व्यक्ति, भारत में 3 व्यक्ति के पीछे एक पेड़ है। भारत में 3 व्यक्तियों के पीछे एक पेड़ है, और अमेरिका में, अमेरिका की बातचीत किया जाए तो एक व्यक्ति के पीछे 3 से अधिक पेड़ है। इसका मतलब यह है कि आंकड़ा कहीं ना कहीं सुनकर हमारा दिल घबराता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो धरती है, उस धरती में जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स का जितना भी उपभोग हो सकता है, उस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारा जो विश्व है उसमें 7 गुना ज्यादा लोग, कहीं ना कहीं 7 गुना ज्यादा लोग। इसका मतलब यह है कि 60 सीटर अगर बस है, 60 सीट की बस है, 60 लोग बैठने की जगह है, और 7 गुना जो ज्यादा लोग बैठ जाएंगे, तो आप ही बताइए उस बस का क्या हाल होगा? क्या वो बस सही से चल पाएगी? क्या वो बस सही से अपने स्थान में पहुंच पाएगी? उद्देश्य आप सभी लोग देख ही चुके हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान में जब जहाज उड़ रहा था तो बहुत से लोग जो है उसके पंखों के आसपास लटक गए, कोई खिड़की में लटक गया। बताओ, जहाज में पंखों में खिड़की में लटकोगे तो क्या मामला बने? इसका मतलब ज्यादा लोग बैठ गए होंगे। यही समस्या चल रही हमारे धरती पर, और धरती की इस व्यवस्था को हमें समझना होगा। फिलहाल हम भारत के नागरिक हैं, तो कम से कम हमें 33% वनों को तो लाना ही होगा। और हम लोग अभी कहां पर हैं? मात्र 24% हमारे पास वन। तो 24% से काम नहीं चलेगा। कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों? 33%। यानी एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति शुगर पेशेंट है तो कम से कम उसकी जो फास्टिंग होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों 140 के नीचे होनी चाहिए, 140 के नीचे होनी चाहिए। और इसके बाद जो है प्रोडियल जो आपका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसका कम से कम 150 होना चाहिए। अब वो कम कितना हो भाई? इसमें 80 से नीचे ना पहुंचे, इसमें 90 से नीचे ना पहुंचे। अब है क्या मामला? इसमें जो है देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे 60 है,
तो 60 से कम हमें पहले 80 पहुंचना है, कम भी ना रहे ज्यादा भी ना रहे। कम रहेगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा रहेगा तो भी दिक्कत है, ये समस्या। इसलिए वनों का 33% वाला मामला जो है ठीक है, वो हमारा जो है पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी ऐसा कहता है, लेकिन हमें और ज्यादा करना होगा तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। और ये दोस्तों आज बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि वनों को जब हम लोग पढ़ते हैं, जंगलों की जब बातचीत होती है दोस्तों, तो वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो किस राज्य में? सीधा सीधा आप लोग सी ऑप्शन को सही करें। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, है ना। तो आज यहीं तक, कल हम पुनः मिलेंगे आपसे। जय हिंद।